देखो बेटा, कल हमने आपको मेंडलिज्म की पुनर्खोज तक का अध्ययन करवा दिया था। आज उससे आगे चलते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। कल मैंने आपको बताया था मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया आनुवंशिकी के प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए। तो उसने क्या क्या देखा जब वो मटर के पौधों पर अध्ययन करता था आनुवंशिकी के, तो वो क्या क्या देखता था, कौन कौन से लक्षण थे। देखो यहाँ एक शब्द आ रहा है विपर्यासी लक्षण। इस विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है कि एक लक्षण के 2 भिन्न स्वरूप होने चाहिए, उनको कहते हैं विपर्यासी लक्षण। जैसे मान के चलो मैंने एक लक्षण ले लिया लंबाई का, तो लंबाई के 2 भिन्न स्वरूप हैं, एक लंबापन और दूसरा बौनापन। तो वो क्या हो गया, विपर्यासी गुण हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके मेंडल ने कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण देखे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लक्षण, कौन कौन से लक्षण थे और उनके 2 विभिन्न स्वरूप। अब उन विभिन्न स्वरूपों में भी एक स्वरूप तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। आगे बात समझ में। तो वो 2 लक्षणों में से भी कौन सा स्वरूप तो प्रभावी था और कौन सा स्वरूप अप्रभावी था। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभावी स्वरूप कैसे पता लगता है कि हमें ये प्रभावी है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहला लक्षण लिया उसने पौधे की लंबाई। कौन सा लक्षण लिया, पौधे की लंबाई। तो इसमें 2 लक्षण प्राप्त हुए उसको। जब वो अपना अध्ययन करता था तो क्या देखता था, कुछ पौधे लंबे प्राप्त होते थे और कुछ पौधे बौने प्राप्त होते थे। तो 2 विपर्यासी गुण बन गए इसके। तो पहला गुण लंबापन और दूसरा बौनापन। अब सर ये कैसे पता पड़ा कि लंबापन तो प्रभावी गुण था और बौनापन अप्रभावी गुण था। इसके लिए आप ऐसे समझो कि वो जो बीज मार्केट से खरीद के लाया, उसने वो बीज बो दिए। ठीक है, उनसे उसने कुछ मतलब नहीं रखा, कोई बात नहीं, फसल पक के तैयार हो गई। फसल पक के तैयार हो गई, जो बीज प्राप्त हुए। अब जब वो फसल पक रही थी, ठीक है, फसल पकने के बाद बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को उसने बोया। तो उसने क्या ध्यान रखा कि जब वो फसल पक रही थी तो उसमें से उसने लंबे पौधों को छांट लिया। नहीं बात समझ आई। वो मार्केट से बीज खरीद के लाया, मार्केट से बीज खरीद के लाकर उसने खेत में बो दिए। अब उसमें दोनों तरीके के पौधे थे। कौन कौन से, लंबे और बौने। लंबे और बौने। अब उसने क्या किया, जैसे मान के चलो कुछ तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और कुछ बौने। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब उसने क्या किया, उन लंबे पौधों के बीजों को अलग रखा, बिल्कुल अलग, और बौने पौधों के बीजों को भी उसने क्या किया, अलग रखा। तो उसको ये पता पड़ गया कि ये तो लंबे पौधे वाले बीज हैं और ये बौने पौधे वाले बीज हैं। अगली बात समझ में। अब फिर उसने लंबे पौधों के बीजों को बोया। ध्यान से समझना, लंबे पौधों से जो बीज बने थे उनको बोया। तो वो कैसे प्राप्त हुए, लंबे। और ऐसे ही बौने पौधों से भी बीजों को बोया, वो भी कैसे प्राप्त हुए, बौने। कोई दिक्कत नहीं आता, लंबे बीज बोए लंबे बन गए, बौने बीज बोए बौने बन गए। अब उसने क्या किया कि इन लंबे, अब दोनों बो दिए, एक क्यारी में लंबे लंबे, एक क्यारी में बौने बौने, दोनों उगरे। अब उसने क्या किया कि मैंने कल बताया था तुम्हें, लंबे जो पौधे थे उनका फूल, मैंने फूल बनाया था कल इस तरीके से,
ये सब फूल बना दिया, ये इसके परागकोश हो गए। ठीक है सर। ऐसे ही बौने पौधों में भी फूल आए। कोई दिक्कत है? अब उसने क्या किया कि इनमें पर परागण करवाया, इनमें स्वपरागण नहीं होने दिया। क्या करवाया? पर परागण। सब पर परागण कैसे करवाना है? स्वपरागण मैंने क्या बताया था? उसी फूल के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पे आ जाए तो स्वपरागण। तो उसने कहा कि स्वपरागण नहीं होने देना है मुझे, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लंबे फूल वाले पौधे को परागकण लंबे फूल पे आ जाए ना। माने क्या करी कि लंबे को कौन पे जाना चाहिए? बौने पे, चाहे बौने को कौन पे आना चाहिए? लंबे पे। आगे बात समझ में? तो उसने क्या किया, ध्यान से समझना, एक पुष्प की तो वर्तिकाग्र को चिल्ली से बांध दिया, पॉलीथीन से। एक की तो क्या बांध दी माने? वर्तिकाग्र। आगे बात समझ में? और दूसरे पुष्प लंबे जैसे बौने की तो क्या बांध दी माने? वर्तिकाग्र पे चिल्ली ढक दी। तो अगर ये यहां पे चले जाएंगे, बोला तो इसका सॉरी इसके इस पर गिर भी जाएंगे तो इसका परागण तो होगा नहीं। और एक फूल की का काट नहीं माने पराग कोश, तो यहां पे यहां को नहीं पहुंचेगा। आगे बात समझ? अब देखो, लेकिन ये वाले यहां तो आ सकते ना, आ सकेगा? तो बताओ, बौने पुष्प के परागकण लंबे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच रहे, तो एक पुष्प के दूसरे पे पहुंच रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? पर परागण। आगे बात सुन, क्रॉस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो क्रॉस हुआ इन दोनों में, तो जो नए बीज बनेंगे वे इन दोनों के प्रभावती तो बनेंगे। नहीं बात समझ रही? वहां में लंबे भी आने चाहिए और बौने भी। अब इन दोनों में, अब मैं मिटा रहा हूं एक बीज है ना, इन दोनों के क्रॉस से उसने बीज तैयार कर लिया। आगे बात समझ? अब बता, इन बीजों को मैं बोऊं, उगाऊं दोबारा के, तो बताओ कैसे पौधे बनने चाहिए, लंबे के बौने? ये बताओ, इन बीजों में लंबे का गुण है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि लंबे की वर्तिकाग्र नहीं का अंदाजा तो लंबे को। बौने के गुण है कि नहीं? क्यों? बौने के परागकण एवं नहीं का। तो जो ये बीज उगे तो उनमें लंबे पौधे उगने चाहिए कि बौने पौधे उगने चाहिए? तो पहले के अनुसार अगर मेंडल ने तो ये सोचा था कि दोनों तरीका के पौधा उगने चाहिए, लेकिन वो क्या देखता है कि यहां केवल और केवल कैसे पौधे उगे? लंबे लंबे उग गए सब। आगे बात समझ? यानी कि इन पौधों को अगर मैं जनक मानूं तो ये कौन सी पीढ़ी है गई? F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। कब? जब लंबे और बौने दोनों पौधों का हमने क्या करवाया? पर परागण करवाया। पर परागण करवाने पर मुझे प्राप्त हुआ कि सभी पौधे लंबे थे। इसका मतलब यह हुआ कि लंबेपन के गुण ने बौनेपन के गुण को छुपा दिया और वो उसकी जगह स्वयं प्रकट हो गया। कौन सा गुण प्रकट हुआ है? लंबापन। जो गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाता है उसको कहते हैं प्रभावी गुण। आगे बात समझ में? अब सब तुम पूछ रहे होंगे साहब या फिर बौने को कहा, बौने को बेचारे को तो कछु भी नहीं हुआ, बौने पौधा तो सब गए काम के, जब वो पैदा ही नहीं होंगे। देखो कैसे। अब माने जो ये F1 पीढ़ी के पौधा बने इनके बीज तैयार करें। आगे बात समझ में? अब बीज तैयार करने के बाद फिर इनको बोया। अब इनमें स्वपरागण होने दिया, पर परागण को रोक दिया। अब एक दूसरे पे नहीं जाने दिया क्योंकि ये तो सब लंबे ही लंबे। नहीं बात सुन नहीं? सब लंबे एक जैसे है कि ना? सब
एक जैसे है तो चाहे स्वपरागण करवा लो चाहे परपरागण करवा लो, बात तो ये कही है, बोलो। तो इनमें स्वपरागण होने दिया उसने, फिर क्या देखता है कि कछु लंबे और कछु बौने, या को मतलब अप्रभावी गुण द्वितीय पीढ़ी में जाके प्रकट होता है। आगे बात समझ में, यानी गुण तो रहता है, ऐसा नहीं है कि गुण मिट जाए, वो कब जाके प्रकट हुआ, द्वितीय पीढ़ी। नहीं बात समझे? जैसे देखो ऐसे समझ में नहीं आती तो समझो, हमारे यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक काला व्यक्ति है और एक गोरा व्यक्ति है। मान चलो कालो तो आदमी है और गोरी लेडीज है, दो उनकी है गई शादी। अब तुम ये कहे कि उनके बच्चा गोरे होंगे कि काले होंगे, ये डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा गुण प्रभावी है। अगर कालेपन का गुण प्रभावी है तो सब बच्चा पहली पीढ़ी में तो कैसे होंगे, काले काले। नहीं बात सुन रहे, बोला काले काले। और गोरापन का प्रभावी गुण है तो सब बच्चा कैसे होंगे, गोरे गोरे होंगे। वो बात अलग है, द्वितीय पीढ़ी में जाके कछु कारे है जाए और कछु गोरे है जाए। तो प्रथम पीढ़ी में केवल कौन सा लक्षण प्रकट होता है, प्रभावी। आगे बात समझ में, एक लक्षण के दो विपर्यासी गुणों में से प्रभावी गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाता है और अप्रभावी गुण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि सर प्रभावी और अप्रभावी गुण क्या होते हैं। तो पहला जो विपर्यासी गुण लक्षण उसने चुना, किसने, मेंडल ने, वो था पौधे की लंबाई। और पौधे की लंबाई में से लंबापन प्रभावी गुण है और बौनापन अप्रभावी गुण है। दूसरी है बेटा पुष्प की स्थिति। भाई मटर बोएंगे तो वहां पे फूल भी आएंगे, वो फूल उस मटर की डाली पर कहां स्थित है, वो लक्षण भी उसने देखा। और पुष्प की स्थिति के दो लक्षण बनते हैं, एक तो होता है कक्षस्थ और दूसरा होता है अग्रस्त। क्या होता है बेटा, अग्रस्त। कक्षस्थ और अग्रस्त, इनका क्या मतलब है, कक्षस्थ और अग्रस्त का ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो ये एक डाली है, ठीक है, और डाली में से ये दूसरी डाली जा रही है। अगर इस जगह फूल उग जाए, ये तो है कक्षस्थ, और डाली के शीर्ष पे फूल उगे, वो है अग्रस्त। आगे बात समझ में। तो ऐसी वाली स्थिति तो क्या है, प्रभावी, और ऐसी वाली स्थिति क्या है, अप्रभावी। ठीक है, ये हो गया साहब दूसरा गुण। तीसरा गुण है परिपक्व फली की आकृति। अब उसने क्या देखा कि एक गुण ऐसा भी कुछ पौधों में तो जो फली आ रही है ना, फली वो आ रही है फूली हुई। कैसी आ रही है, फूली हुई। और कुछ पौधों की फली आ रही है जगह जगह पे पिचकी हुई, रिंकल, बीच बीच में गड्ढा से। तुमने देखा होगा मटर भी ऐसे, कई मटर, मीट खाने की मटर में कुछ फली तो बिल्कुल फूली हुई आके मोटी मोटी सी, और कुछ बीच बीच में से गड्ढा वाली है। तो इसकी भी दो स्थिति बनती है, एक तो फूली हुई फली और एक पिचकी हुई फली, ठीक है, या संकीर्ण। ये हो गई सब फली की आकृति। एक है पुष्प का रंग। मटर में फूल भी दो तरीका के, एक बैंगनी और दूसरा सफेद, लेकिन प्रभावी गुण कौन सा है, बैंगनी। तो बैंगनी रंग का पुष्प प्रभावी है
और सफेद रंग का पुष्प। आपे एक है बीज की आकृति। बीज भी मटर बिल्कुल दो तरीके की आती है। एक तुमने मटर का बीज देखा होगा, बिल्कुल चिकना ऊपर से गोल मटू, और दूसरे पे झुर्री सी पड़ी रहे, पिचका मटर कहने बात है। तो एक तो होता है गोलाकार और दूसरा होता है झुर्रीदार। गोलाकार और झुर्रीदार। कितने लक्षण हो गए? पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, पुष्प का रंग और बीज की आकृति। कितने हो गए? 5। अगला देखो, बीज का रंग यहां से मिटा रहा हूं। एक छठवां है बीज का रंग। बीज के रंग भी अलग अलग। बीज का रंग, कुछ मटर तो आती है पीली और कुछ आती है हरी। तो प्रभावी गुण कौन सा है? पीला। और अप्रभावी गुण होता है हरा। और एक हो जाएगा अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली, जब फली लगवे लगी, शुरुआत भई फली लगवे की, फली पक के तैयार ना भई, बीज मोटो ना भय होगा के भीतर, तो वो भी दो तरीके की लगती है, एक हरी और एक पीली। हरा और पीला। तो इस तरीके से मेंडल ने मटर के वो 7 लक्षण चुने जिसमें 2 विपर्यासी गुण उपस्थित थे, जिनकी वंशागति का उसने अध्ययन किया। और एक बात और मेंडल ने, देखो मेंडल की कल मैंने सफलता के कारण बताए थे। मेंडल की सफलता के कारण में एक कारण यह भी रहा कि उसने एक संग सभी लक्षणों का अध्ययन नहीं किया। उसने पहली बार एक ही लक्षण को चुना कि मुझे केवल लंबाई का अध्ययन करना है बस। जब वो लंबाई के अध्ययन से संतुष्ट हो गया तो फिर उसने एक साथ 2 लक्षणों को चुनना देखना चालू कर दिया। फिर 2 लक्षणों से संतुष्ट हुआ, फिर 3 लक्षणों को देखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं एक संग ही सब चीजें ने देखने लग गो, नहीं साहब मैं तो लंबाई भी देखूंगा, बीज की आकृति को भी देखूंगा, फली की आकृति को भी देखूंगा, बीज के रंग को भी देखूंगा ना, ऐसा। तो ये भी उसकी सफलता, क्योंकि अगर एक साथ सभी लक्षणों की वंशागति का वो अध्ययन करता ना तो सब कुछ क्या हो जाता, गोचमोच हो जाता, वो सही आंकड़ों पे पहुंच नहीं पाता। तो उसने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लक्षणों की वंशागति का ही अध्ययन किया। इन 7 लक्षण चुने जरूर, वो 7 में से कोई से भी 1 या 2 का ही अध्ययन करता था एक बार में। तो मेंडल की सफलता का एक कारण यह भी था कि उसने एक बार में 1 या 2 लक्षणों की वंशागति का ही अध्ययन किया। और ये 7 विपर्यासी लक्षण हो गए। तो ये थी मेंडल द्वारा मटर के पौधे में चुने गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब देखो बेटा, इस पाठ को पढ़ने के लिए हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। वो शब्द मैं आपको बताऊं। पहला शब्द मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, जीन। ये जीन क्या होता है? मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई थी, मैंने बताया था। मेंडल की मृत्यु तक इस जीन को कोई नहीं जानता था, यानी कि मेंडल भी जीन के बारे में नहीं जानता था। लेकिन यह जीन क्या है मैं वो बताता हूं। जीन हमारे शरीर में कोशिका के अंदर डीएनए, देखो ये होती है एक कोशिका, और कोशिका में है केंद्रक। ये क्या है बेटा? केंद्रक। ये तो है तुम्हारी कोशिका, और ये हो गया आपका क्या? केंद्रक।
ठीक है। और इस केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। ये क्या हो गया बेटा? गुणसूत्र। ध्यान से समझना, केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र। और इन गुणसूत्रों पे होते हैं छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े। इन टुकड़ों को कहते हैं जीन। और ये जीन किसके बने होते हैं बेटा? डीएनए के। 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो मैं तुमसे कहूं उल्टो चलो, डीएनए के क्या बने? जीन। जीन का ही फॉर्म है गुणसूत्र। गुणसूत्र का ही वो है केंद्रक। केंद्रक का ही वो है कोशिका। ये काम क्या करते हैं? जीन ही वो इकाई है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। मेरे अंदर मेरे माँ बाप से जो गुण आए हैं उनको माँ बाप से लाने का काम किसने किया है? जीन ने किया है। यानी कि जीन वो एक इकाई है जो गुणों को, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अगर माँ बाप से एज इट इज जीन आ जाए, जैसे माँ बाप के जीन है वैसे ही जीन मेरे अंदर आ जाए, तो मेरे में वो सभी गुण उपस्थित होंगे जो मेरे माँ बाप में थे। लेकिन मैंने कल बताया था ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जीन विनिमय हो जाता है। कुछ जीनों की अदला बदली हो जाती है और अदला बदली होने से जीन प्रारूप बिगड़ जाता है और जीन प्रारूप बिगड़ जाता है तो कुछ गुणों में भिन्नता आ जाती है। मैंने कल बताया था कि जीवों में विभिन्नता किसकी वजह से आती है? जीन विनिमय की वजह से। तो ध्यान रखना, जीन क्या है? जीन एक ऐसी इकाई है जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। तो सर डीएनए भी वही काम करेगा क्योंकि जीन बने का ही थे डीएनए। गुणसूत्र भी वही काम करेगा क्योंकि गुणसूत्र का ही थे बने जीन। नहीं बात समझ में आ रही? बोला? तो अगर तुमसे ये कह दे कि भाई साहब गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कौन है, तो चाहे आप गुणसूत्र कह लो, चाहे आप जीन कह लो, चाहे आप डीएनए कह लो। इनमें से बड़ी इकाई कौन सी हो गई? गुणसूत्र। उससे छोटी इकाई जीन और सबसे छोटी इकाई डीएनए। लेकिन अकेला डीएनए के खंड होते हैं। डीएनए का एक पैटर्न होता है, वो एक निश्चित पैटर्न क्या बनाता है? एक जीन बनाता है। ठीक है। एक अकेला डीएनए का टुकड़ा गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जा सकता। अच्छा, दूसरी बात सुनो, हम बात करें कि सर ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि बेटा प्रत्येक जीन सजीव के किसी ना किसी गुण को नियंत्रित करता है। जैसे मैं कहूं लंबापन ये गुण था, तो इसके लिए एक जीन जिम्मेदार है। इसका एक जीन है कि वो फिक्स जीन है कि तू केवल किसके लिए बनाए? लंबे के लिए। रंग का जीन अलग, लंबे का जीन अलग, बुद्धिमत्ता का जीन अलग, बोने का जीन अलग, हर चीज के जीन अलग अलग। नहीं बात समझे? अब मान के चलो मेरे माँ बाप में लंबेपन का जीन था, वही जीन मेरे अंदर आ गया, तो मेरे में भी क्या आएगा? लंबेपन का गुण आएगा। नहीं बात समझे? क्योंकि जीन किसी ना किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, तो और जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसलिए गुण भी उसके साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। तो कोई पूछे जीन क्या है? सजीवों के किसी ना किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली एक इकाई है जो कि एक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए। आगे बात सुनिए। तो सर आप ये कह रहे थे मेंडल को तो जीन की जानकारी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेंडल ये कहता था
कि यार उसे ये नहीं पता था जीन क्या है। वो कहता कोई ना कोई चीज तो है जो इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रही है, और उस गुण का उसने क्या नाम दिया था? कारक। क्या नाम दिया था? तो वो जीन नहीं कहता था, वो तो क्या कहता था? कारक। सब कोई सजीवों के शरीर में कोई कारक होता है जो उनके गुण को उनकी संतानों में ले जाता है, क्योंकि वो बेचारा जीन के बारे में जानता ही नहीं था। आगे बात समझ में? तो वो इसको क्या कहता था? कारक कहता। अगला शब्द देखो, अगला शब्द है बेटा युग्म विकल्पी। ये ध्यान देना, ये छोटे छोटे शब्द ये समझ में आएंगे तो ही पाठ समझ में आएगा। युग्म विकल्पी का क्या मतलब होता है? युग्म विकल्पी का मतलब ये होता है कि कोई सा भी लक्षण हो उसको एक अकेला जीन नियंत्रित नहीं कर पाता। अकेला जीन, एक अकेला जीन नियंत्रित नहीं कर सकता। तो वो लक्षण तभी नियंत्रित होता है जब वो जीन जोड़े में आ जाए। मतलब एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम कितने? दो जीन की, यानी एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है, एक जोड़ी कारक की आवश्यकता होती है, और उस जोड़ी के दोनों जीनों को हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। आगे बात सुनो, जैसे सुनो, मैंने अभी बताया पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, ये एक गुण ले लिया मैंने, पौधे की लंबाई, ये एक लक्षण है, ठीक है। इस लक्षण को नियंत्रित करने वाला एक जीन है। उस जीन को मैं मान के चलो किससे दर्शा रहा हूं? टी से, कि कोई जीन है टी जो पौधे की लंबाई को नियंत्रित करता है। अब मेरे शरीर के अंदर केवल ये जीन है एक टी, तो क्या मेरे शरीर के अंदर पौधे की लंबाई नियंत्रित होगी? नहीं। कब तक नहीं होगी? जब तक कि आपका जोड़ा नहीं बन जाए। आई बात समझ में? जोड़ा बनना जरूरी है। अब आपको जोड़ा कैसे बने साहब? ध्यान से देखो, तो जोड़ा भी ऐसे बनना चाहिए कि वो जो दूसरा जीन हो है ना, वो इसी गुण को नियंत्रित करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं, देखो सुनो, एक तो पौधे की लंबाई का गुण ले लिया मैंने, और एक ले लिया पुष्प के रंग का गुण, और पुष्प के रंग को मान के चलो जो गुण नियंत्रित, वो जीन नियंत्रित कर रहा है, वो क्या है? आर। ध्यान से समझना साहब, एक जीन तो मेरे पास आर और एक जीन है मेरे पास टी। लियो साहब, मैंने दो उनके जोड़ा बना दिए, टी और आर। अब बताओ क्या ये गुण को नियंत्रित कर लाएगा? नहीं। क्यों? अरे यार, ये तो अलग अलग गुण को, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन थे। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन होने चाहिए। तो साहब या का मतलब जो ये टी है ना पौधे की लंबाई, या के बगल में दूसरी टी होनी चाहिए। आगे बात समझे? तो जोड़ा बने वो। अब सर एक बात होता, तो फिर तुम तो जो कहे लंबाई के भी दो गुण होंगे, लंबापन और बौनापन। नहीं बात, एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा अप्रभावी लक्षण है। तो या को मतलब सब जीन भी तो के तरीका के होने चाहिए। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के जीन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बोला, एक प्रभावी जीन और दूसरा अप्रभावी जीन। तो प्रभावी जीन के लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमने मान ली बड़ी टी, तो अप्रभावी जीन को हम कैसे मान लें? छोटी टी। गुण एक ही, लक्षण एक ही है, लंबाई का लक्षण
एक ही है लंबाई का, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के जीन हमारे शरीर में हैं। एक प्रभावी गुण को नियंत्रित कर रहा है बड़ा टी, और एक अप्रभावी गुण को नियंत्रित कर रहा है छोटा टी। ठीक है, जैसे लंबा के लिए तो ये हो गया और बोना के लिए। अब ध्यान से समझना, मान के चलो ये अकेला हुआ तो पौधा लंबा हो जाएगा, ये अकेला हुआ पौधा बोना हो जाएगा। लंबा कब होगा? जब ये जोड़ा बना लिया तो हम कहेंगे कैसा है वो पौधा लंबा। बोनो कब होगा? जब ये जोड़ा बना लिया तो हम कहेंगे बोनो है। सर जी जोड़ा ऐसे ना बन सकेगा, एक बड़ी टी और एक छोटी टी। बोलो नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। क्यों साहब? तुमने तो जो कहीं नहीं बने वो भाई। अरे भाई ये अलग अलग लक्षण वाले थे, एक लंबाई का था, एक पुष्प की रंग का था, लेकिन ये दोनों एक ही लक्षण के जीन हैं। ये भी लंबाई का है, ये भी लंबाई का है। वो बात अलग है, लंबाई में क्या गुण है? दो, लंबा और बोना। नहीं बात, लक्षण तो एक ही है ना। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम कितने जीन चाहिए? दो। ये ध्यान रखो, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम दो जीन चाहिए। सब जी मान के चलो ऐसा जोड़ा बन गया। मान तुमने कहा सर अगर बड़ी टी और बड़ी टी आ गई तो पौधा बनेगा लंबा, छोटी टी आई तो पौधा बनेगा बोना, और बड़ी टी और छोटी टी आई तो पौधा कैसा बनेगा? मैंने क्या कहा था? जो प्रभावी होगा वो दिखेगा। प्रभावी मतलब ताकतवर, बाकी ज्यादा चलेगी तो कौन की ज्यादा चलेगी? हमें बड़ी की, और बड़ी को बड़ोटी का कहेगा लंबो। नहीं बात समझे? देखो कितनी बड़ी विडंबना है, इन दोनों में लट चल रही। बड़ी टी ने कही मैं तो पौधा का करूंगा लंबो, छोटी टी कह रही मैं पौधा का करूंगी बोनो। नहीं बात समझे? चलेगी कौन की? बड़ी टी की, तो पौधा क्या हो जाएगा? लंबा। अब यूं कह रही है, रो रही बेचारी, मेरी तो चली ना, मत चले तू प्रभावी है। नहीं बात समझा रही? तो ऐसी स्थिति में प्रभावी जीन की चलेगी और प्रभावी जीन की तरह पौधे का स्वरूप हमें दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम एक जोड़ी यानी कि दो जीन की आवश्यकता होती है। जोड़े के दोनों जीनों को क्या कहा जाता है? एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहा जाता है। जोड़े के दोनों जीनों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहा जाता है। बोलो क्लियर है ये बात? बोलो भाई। चलो साहब अगला देखो, अगला है समयुग्मज। ध्यान से देखो, बहुत छोटे छोटे शब्द है लेकिन बड़े काम के शब्द है। समयुग्मज, तीसरा समयुग्मज। मैंने क्या कहा था? युग्म विकल्प जब बनाते हैं हम, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो कम से कम एक जोड़ी जीन चाहिए, नहीं चाहिए? उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो एक जोड़ी जीन चाहिए आपको, अगर वो दोनों जीन, वो दोनों कारक एक जैसे हैं, जैसे बड़ी टी बड़ी टी, आगे बात समझ, या छोटी टी छोटी टी, तब तो वो कहलाते हैं समयुग्मजी। मतलब सम मतलब समान, युग्म मतलब जोड़ा, समान जीन को जोड़ा। ठीक है, वो तो है वो समयुग्मजी। और ऐसे ही एक शब्द है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी का मतलब क्या होता है? लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग तरीका के, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, जैसे बड़ी टी और छोटी टी। तो ये कैसा है वो? अब मैं तुमसे कहूं, ध्यान दो, क्या बेटा ये जो जीन था, ध्यान से समझना, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बड़ी टी और छोटी, ये कोई युग्म विकल्प है क्या? बोला क्यों?
क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी भी लक्षण को नियंत्रित नहीं कर सकते। आगे बात समझ। अब ध्यान देना, अगर मैं तुमसे ये कह दूं बड़ी टी और बड़ी आर और बड़ी आर, क्या ये कोई युग्म विकल्प है? क्या है? क्यों? इसमें एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कम से कम एक जैसे दो जीन हैं। ये वो बात अलग है कि यहां हम केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, पौधे की लंबाई का। यहां भी एक संग कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे? दो, पौधे की लंबाई और पुष्प के रंग। अब मैं तुमसे यह पूछूं कि मैंने कहा समयुग्मजी किसे कहते हैं? जब सभी जीन कैसे हो? एक जैसे। दोनों जीन कैसे हो? एक जैसे। और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? जब जोड़ा कैसा हो? अलग अलग। मैं तुमसे पूछूं, ये जो लक्षण है, ये जो युग्म विकल्प है, ये समयुग्मजी का है या विषमयुग्मजी का? समयुग्मजी का। क्योंकि आपको युग्म विकल्प में से देखना है, उस एक लक्षण के युग्म विकल्प में से देखना है कि वो दोनों जीन एक जैसे हैं या अलग। तो ध्यान रखना ये कैसा है? समयुग्मजी। तुम ये मत कहिए साहब में टी और आर अलग अलग तो है ना, टी और आर तो अलग अलग लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। ये देखो टी के संग कौन सी टी है? बड़ी टी, समयुग्मजी। आर के संग बड़ी आर, तो समयुग्मजी। लेकिन अगर ये ऐसे होता टी आर स्मॉल आर, तो क्या हो जाता है? ये विषम। ठीक है, तो ये दो शब्द ये हो गए। चलिए, ये यहां तक क्लियर है? बोलो। अब इसमें और भी कुछ शब्द हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, बोलो। यहां से आगे आपको एक बार रीडिंग लगानी है किताब की, और किताब की रीडिंग लगा के जो चीज समझ में नहीं आया उसको कल पूछ लेना है। ठीक, धन्यवाद।